नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। कल हमने आपको लेफ्टिनेंट उमर फयाज की शहादत के बारे में बताया था और आज उनका कत्ल करने वाले आतंकवादियों में से 3 की तस्वीरें सामने आ गई हैं। ये आतंकवादी अब किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए और इसके लिए आपको भी सावधान रहना होगा। हम आपको इन आतंकवादियों की तस्वीरें दिखाएंगे ताकि आप भी इन्हें अच्छी तरह से पहचान सकें और इनके बारे में सूचना दे सकें। वैसे आज कश्मीर के 3000 देशभक्त युवाओं ने शहीद उमर फयाज को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। ये कश्मीरी युवा आज पुलिस में भर्ती की परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए गए थे। इतने बड़े पैमाने पर युवाओं का उत्साह देखकर आज देश की हिम्मत और सम्मान बढ़ जाएंगे। हम आपको इन युवाओं के बारे में भी आज बताएंगे। आज से ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक सुनवाई शुरू हुई है और इस सुनवाई के बाद कोर्ट जो फैसला सुनाएगा वो ट्रिपल तलाक का भविष्य तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट इस बात पर सुनवाई कर रहा है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम का मूल हिस्सा है या नहीं, लेकिन असली खबर यह नहीं है। इसमें असली खबर है कांग्रेस की राजनीतिक मौकापरस्ती और तुष्टीकरण। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ट्रिपल तलाक जैसे संवेदनशील मुद्दे का भी राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिपल तलाक के पक्ष में अपनी दलीलें रख रहा है और उसके वकील हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल ने आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा कि ट्रिपल तलाक कोई मुद्दा है ही नहीं, ये मुसलमानों के पर्सनल लॉ का मामला है और इसमें अदालत को दखल नहीं देना चाहिए। ये बात आज विश्लेषण की मांग करती है। आज से 19 साल पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए हॉटलाइन पर एक फोन आया था और फोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज आई थी कि एक बार फिर बुद्ध मुस्कुरा उठे हैं। इस एक वाक्य ने पूरी दुनिया को 440 वोल्ट का झटका दे दिया था। 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में भारत ने शक्ति नामक एक न्यूक्लियर टेस्ट करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। इस परमाणु परीक्षण की कहानी बहुत दिलचस्प है और इसके बारे में ज्यादातर लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। भारत ने इस न्यूक्लियर टेस्ट को इतनी गोपनीयता के साथ किया था कि परीक्षण की जगह के आसपास के गांवों को भी इसकी भनक तक नहीं लगी थी। उस दौर में परीक्षण के लिए जरूरी सामान को आलू और प्याज के ट्रकों में भरकर पोखरण तक पहुंचाया गया था। यह भारत के आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मिशन था जिसे भारत के वैज्ञानिकों और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इच्छा शक्ति से पूरा किया था। भारत के निर्माण में इस घटना का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज हमने इस शक्ति परीक्षण का एक ज्ञानवर्धक डीएनए टेस्ट तैयार किया है। इसमें आपको भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में ऐसी जानकारियां मिलेंगी कि आप भी इस विषय पर एक्सपर्ट बन जाएंगे। वैसे भारत को परमाणु शक्ति बने हुए 43 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में आंधी से दीवारें गिर जाती हैं और 24 लोग दीवार के नीचे दबकर मर जाते हैं। ये भारत की वो कड़वी सच्चाई है जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। हम इस पर भी आज आपके साथ एक संवाद करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। कश्मीर के शोपियां में शहीद लेफ्टिनेंट उमर फयाज की हत्या के पीछे हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों का हाथ है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक लेफ्टिनेंट उमर के 6 हत्यारों की पहचान हो गई है। पुलिस की शुरुआती छानबीन में पता चला है कि गयासुल इस्लाम, अशफाक ठोकर और अब्बास नाम के हिजब आतंकियों ने लश्कर और हिजब के कुछ आतंकियों की मदद से लेफ्टिनेंट उमर को किडनैप किया। शोपियां के कोर्ट कॉम्प्लेक्स से पिछले दिनों सुरक्षा बलों से जो हथियार लूटे गए थे, उन्हीं में से एक इंसास राइफल का इस्तेमाल लेफ्टिनेंट उमर की हत्या में किया गया। हत्या से पहले लेफ्टिनेंट उमर के टॉर्चर से सेना ने इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज ट्रिपल तलाक पर पहले दिन सुनवाई की। इस मामले में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 तलाक पर्सनल लॉ का मामला है और कोर्ट को इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए। पर्सनल लॉज पर उनको आर्टिकल 14, 15, 21 पर टेस्ट नहीं किया जा सकता है। तो अगर ये व्यू लेते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनको फिर टेस्ट ट्रिपल तलाक भी पार्ट ऑफ पर्सनल लॉ है। वहीं अदालत में अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा कि 3 तलाक का मामला नारी न्याय, सम्मान और समानता का है और सरकार मानती है कि 3 तलाक असंवैधानिक है। 3 तलाक का विषय है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी समानता। क्या भारत के संविधान में आज 70 साल के बाद ऐसी महिलाएं रहेंगी जहाँ महिलाओं के मौलिक अधिकार हैं? क्या आपको कहा गया तलाक 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 और आपका जीवन बर्बाद?
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुरू करते हुए कहा था कि अदालत पहले ये तय करेगी कि मामला मौलिक अधिकार का है या नहीं, और अगर 3 तलाक धर्म का मामला हुआ तो अदालत दखल नहीं देगी। बीएसपी से निकाले गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने आज मायावती पर बड़ा आरोप लगाया। सिद्दीकी ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद मायावती ने मुसलमानों को गद्दार कहा था। इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसलमान गद्दार है। यहां तक कि उन्होंने दाढ़ी वाले मुसलमानों को जब ऐसे शब्द से नवाजा और कहा ये कुत्ते मेरे पास आते थे, मैंने कहा ये मेरी मजहब का मामला है। बहन जी, आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी। मैंने कहा ले लीजिए। नसीमुद्दीन ने एक ऑडियो जारी करते हुए आरोप लगाया कि मायावती ने हर पार्टी उम्मीदवार को पैसा वसूली का टारगेट दिया था। आके बात करना, मेरे से बात नहीं करो टेलीफोन पे, मेरा टेलीफोन टेप होता है। इधर रेजिडेंस पे बुलाओ और सब अपना हिसाब किताब लेके आए। मैं कहता हूँ हाँ, उनको बोलो अपना, क्योंकि हमें मेंबरशिप का राउंड अप करना है, सारा हिसाब किताब। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ये आरोप भी लगाया कि चुनाव से पहले उनसे भी 50 करोड़ की डिमांड की गई थी। मैंने कहा बहन जी, आपको कैश चाहिए ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच भी दूंगा, तो 50 करोड़ का चौथाई हो जाए तो बड़ी भारी बात है। जवाब में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और नसीमुद्दीन को ब्लैकमेलर करार दिया। ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है, ये बहुत बड़ा टेपिंग ब्लैकमेलर है और उसकी आड़ में ये धंधा करता है। नसीमुद्दीन ने दावा किया है कि उनके पास मायावती के ऐसे 150 टेप हैं, बहुत जल्द कुछ और रिलीज करेंगे। देश में अब सभी चुनावों में वोटिंग के लिए वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल होगा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग जल्द ही वीवीपैट के इस्तेमाल को जरूरी बनाने का फैसला कर सकता है। वीवीपैट वाली ईवीएम मशीनों में वोट देने के बाद 7 सेकंड के लिए एक पर्ची निकलती है, जिसमें मतदाता ये देख सकता है कि उसका वोट किस पार्टी को गया है। कल ईवीएम विवाद और चुनाव सुधार को लेकर आयोग ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। बैठक के दौरान आयोग ईवीएम का डेमो देगा, साथ ही राजनीतिक दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने की खुली चुनौती भी देगा। आम आदमी पार्टी जो चैलेंज किया हुआ है, आके दिखा दे। आधा कह रहे हैं 30 सेकंड में कर सकता है, जो भी सेकंड है, अब 1 मिनट 1 घंटा टाइम दे देंगे, बिना खोल के उसको टैंपर करके दिखा दें, हम मान जाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ईवीएम को लेकर नया रुख अख्तियार किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर पार्टी ने कहा कि ईवीएम से उसे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वीवीपैट जुड़ा होना चाहिए। ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन खत्म करके पुराने बैलेट पे जाइए, लेकिन हम ये कहते हैं कि आप ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट लगा दीजिए। आरटीआई के जरिए खुलासा हुआ है कि केजरीवाल के साढ़ू सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी को फर्जी बिलों के आधार पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी विभाग ने करोड़ों के बिल पास कर दिए। आरोप है कि केजरीवाल के दिवंगत करीबी रिश्तेदार सुरेंद्र बंसल की कंपनी रेणु कंस्ट्रक्शन को दिल्ली सरकार ने कई जगह सीवर और नाली बनाने का ठेका दिया और नियमों के खिलाफ फर्जी कंपनियों के नाम पर 10 करोड़ के बिल पास कर दिए गए। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में 3 केस दर्ज किए हैं। सभी केस एक एनजीओ की तरफ से हासिल दस्तावेज के आधार पर दर्ज हुए हैं। काम लेने के बाद इन्होंने क्या किया कि मटेरियल प्रोक्योर करने के नाम पे इन्होंने फ्रॉडुलेंट कंपनीज के फेक बिल्स जनरेट किए कि हमने इतने लाख के, इतने करोड़ के मटेरियल्स इन कंपनियों से प्रोक्योर किए हैं और लिहाजा पीडब्ल्यूडी को उसका पेमेंट रिम्बर्स करना चाहिए मिस्टर बंसल के कंसर्न अकाउंट्स में। आरोप है कि केजरीवाल के रिश्तेदार की कंपनी को ठेके देने के लिए पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन ने पद का दुरुपयोग किया। जिधर भी आरटीआई लगाइए, एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखता है कि लोगों को अपनी आंखों पे और कान पे भरोसा नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी नैतिकता की दुहाई देते हुए आए थे, ये उनके सरकार के भ्रष्टाचार हैं। आम आदमी पार्टी से निकाले गए विधायक कपिल मिश्रा ने कहा है कि जब तक आम आदमी पार्टी अपने 5 नेताओं के विदेश दौरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करती है, तब तक वो अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। क्या इन विदेशी यात्राओं के डिटेल देश की जनता को मिलने चाहिए या नहीं मिलने चाहिए?
जब तक ये डिटेल सार्वजनिक नहीं होंगे मैं अपना अनशन नहीं तोड़ूंगा। कपिल मिश्रा ने आज टैंकर घोटाले में एसीबी के सामने बयान दर्ज कराए। उन्होंने सीएम केजरीवाल पर 400 करोड़ के टैंकर घोटाले की जांच को प्रभावित करने का आरोप भी लगाया। जिधर भी आरटीआई लगाइए, एक ऐसा भ्रष्टाचार दिखता है कि लोगों को अपनी आंखों पे और कान पे भरोसा नहीं होता कि अरविंद केजरीवाल जो इतनी नैतिकता की दुहाई देते हुए आए थे, ये उनके सरकार के भ्रष्टाचार हैं। सिद्धांतों की और ईमानदारी की दुहाई देने वाली ये पार्टी आज इसका असली चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आ रहा है। कपिल मिश्रा ने आज ये भी ऐलान किया कि वो 14 मई को केजरीवाल सरकार के खिलाफ 3 नए खुलासे करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा और अनंतनाग में पुलिस भर्ती केंद्रों पर युवा बड़ी तादाद में पहुंचे। आधुनिक तकनीक की मदद से इन युवाओं का फिजिकल टेस्ट लिया गया और इनकी वीडियोग्राफी भी की गई। टेस्ट में पास होने वाले युवाओं को फाइनल सिलेक्शन के लिए लिखित परीक्षा भी पास करनी पड़ेगी। सेना ने सीज फायर उल्लंघन पर पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एलओसी पर नौशेरा सेक्टर में सेना की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 सैनिक घायल हुए हैं। जम्मू के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने कल रात से भारी फायरिंग की थी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई। पाकिस्तानी मोर्टार से पुखरनी गांव का एक स्कूल तबाह हो गया। कई मकानों को भी नुकसान पहुंचा। इतना फायरिंग हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, रो रहे थे, कहीं छुपने की जगह नहीं थी हमारे पास। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि यहाँ पर लोगों का आकर दुख और कनाइयाँ दूर करें। एहतियात के तौर पे जितने भी बॉर्डर के साथ लगे गांव हैं, वहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं उनको हमने बंद किया है। इस बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उप उच्चायुक्त को तलब किया और फायरिंग पर एतराज दर्ज कराया। पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया कि सीज फायर का उल्लंघन उसकी ओर से हुआ।